ये देखो आ रही स्क्रीन, देखो ये पढ़ा दिया मैंने इतना, ये सारा मैं भी पढ़ा सोच दिया रहा आपने। था आप मैं ही सोच रहा था आपके लिख रहे हैं, कुछ पूछना है क्या? देखो मैंने यहाँ से शुरू करा था 2 अगस्त। पहले मैंने बताया पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, और मैंने पहले ये बताया कि पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है ना। यस सर। पहले एस ब्लॉक होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है, और डी के अंदर ही नीचे एफ ब्लॉक होता है। तो एफ ब्लॉक जो कि 13 से 18 तक है, ये पढ़ने हमें, है ना। यस सर। और ग्रुप, हाँ अब आ रही है तुम्हारी बढ़िया आवाज। ग्रुप हाँ। 13 से 15 तक ये कहलाते हैं पी ब्लॉक, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आउटर मोस्ट का NS2 NP से 1 to 6। यस सर। 13 का होगा NS2 NP1, 14 का होगा NS2 NP2, 15 का होगा NS2 NP3, 16 का होगा NS2 NP4, 17 का होगा NS2 NP5, 18 का होगा NS2 NP6। स्टार्टिंग की जो दो हैं 13 और 14, इनको पढ़ लेते हैं हम क्लास 11th में, और लास्ट के जो 5 है इनको पढ़ते हैं क्लास 12th में, जो कि अब मैं पढ़ाऊंगा। यस सर। मतलब लास्ट के 4 हैं 15, 16, 17, 18, लास्ट के 4 पढ़ते हैं 12th में, और स्टार्टिंग की जो 13, 14 है ये क्लास 11th के अंदर दिए गए। ठीक है भाई। यस सर। हाँ, फिर आगे, फिर मैंने बताया जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो किस पे डिपेंड करेंगी। जैसे और ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी उनके एटॉमिक साइज पर, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड करती है। तो इसी तरीके से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी इन सारी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगी। ठीक है। यस सर। जैसे कि आप जानते हैं कि थर्ड डी ऑर्बिटल जो होता है वो थर्ड पीरियड से शुरू होता है, पीरियड नंबर थर्ड से। भाई सेकंड भी थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, 3D से नो स्टार्ट सर। होता है ना। यस सर। 3 से, यानी कि थर्ड पीरियड से शुरू होता है। यानी कि हाँ। सेकंड पीरियड के अंदर तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं। यस सर। तो यानी कि सेकंड, और जो सेकंड ऑर्बिटल है उसके अंदर तो डी है ही नहीं। डी तो थर्ड से शुरू होता है, और फोर्थ से शुरू होता है डी एंड एफ दोनों। एफ फोर्थ से शुरू होता है। यानी कि जो एलिमेंट हैवियर एलिमेंट है, भाई भाई ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। यानी कि जो हैवियर एलिमेंट है, जो नीचे वाले आते हैं हैवियर एलिमेंट, जिनके अंदर डी ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है, उनकी यस सर। प्रॉपर्टीज भी ऊपर वालों से अलग होगी, क्योंकि ऊपर वाले सेकंड ऑर्बिटल के अंदर डी है ही नहीं, नीचे वालों के अंदर डी है। तो डी ऑर्बिटल का के होने और ना होने की वजह से भी प्रॉपर्टीज में फर्क आएगा। समझ रहे हो। यस सर। हाँ, तो डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस भी अलग सिग्निफिकेंस डालेगी कुछ ना, है ना। तो डी ऑर्बिटल मैं से लिख सकता हूँ, डी ऑर्बिटल प्रेजेंस अफेक्ट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ हैवियर एलिमेंट। सही है भाई। यस सर। हाँ, फिर आगे जो पी ब्लॉक है, देखो पी ब्लॉक में सारे एलिमेंट है। पी ब्लॉक के अंदर मेटल भी मिल जाएंगे आपको, पी ब्लॉक के अंदर मेटलॉइड्स भी मिल जाएंगे आपको, पी ब्लॉक के अंदर नॉन मेटल्स भी मिल जाएंगे आपको। एक ही ब्लॉक के अंदर देखो कितनी सारी चीजें, मेटल्स एग्जांपल एल्यूमिनियम मेटल्स नहीं है, यस मेटलॉइड्स, सर। जर्मेनियम मेटलॉइड्स है। नॉन मेटल फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब नॉन मेटल है दो सारे पी ब्लॉक के। कितनी कमाल की बात है, एक ही ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी है, और नॉन मेटल्स भी है। यस सर। तो इसका मतलब पूरे ग्रुप पीरियड के अंदर, पूरे ग्रुप ब्लॉक के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर बहुत सा डाइवर्सिफिकेशन है ना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्योंकि एक ही ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी मिल रहे हैं आपको, मेटलॉइड्स भी मिल रहे हैं, नॉन मेटल, यानी कि प्रॉपर्टीज में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। हाँ, चलो तो हम शुरू करेंगे। पी ब्लॉक कहाँ से शुरू करेंगे भाई, मैंने क्या बता दिया, 13 और 14 तो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, हम शुरू करेंगे 15 से। किससे शुरू करेंगे भाई। ग्रुप 15। हाँ, तो हमारी जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी ग्रुप 15 से। तो हम शुरुआत करेंगे ग्रुप नंबर 15। भाई तुम टेस्ट भी तो बताओ, टेस्ट का कैसे करोगे, टेस्ट तो तुमने दिया ही नहीं एक भी। कब दोगे टेस्ट, दो तीसरा चैप्टर चल रहा है, तुमने टेस्ट एक भी नहीं दिया।
से चैप्टर का देना है सर? मतलब दोनों का एक साथ कि पहले का बस अलग अलग कैसे? पहला मैंने तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो मत दो क्योंकि बोर्ड में नहीं आ रहा है, तुम हेलो एल्केन्स वाले को दे दो क्योंकि वो बोर्ड में आएगा नवंबर वाले में। तो अभी आज है तो ट्यूसडे, हाँ, कल तो तो बताओ किस फिजी दिन है, रखना टेस्ट। वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे में तो फिटजी है। ट्यूसडे थोड़ी, और आज मंडे है भाई। अच्छा मंडे आज, तो ट्यूसडे हाँ वेनेसडे फ्राइडे में तो फिटजी है। हाँ, ट्यूसडे थर्सडे को, वेडनेसडे फ्राइडे हाँ और थर्सडे में। थर्सडे को एक, थर्सडे को में एक क्लास है बस 5 बजे तक। अच्छा ये बताओ और कल, ये बताओ कल आप किस टाइम फ्री हो? 1 घंटे का टाइम दूंगा बस मैं। नहीं सर, वो रिवाइज भी करना पड़ेगा ना, रिवाइज करने के लिए कोई खाली दिन मिले ना पहले, क्योंकि ट्यूसडे वेनेसडे फ्राइडे तीनों दिन फिटजी है, और थर्सडे में एक एक थर्सडे में एक क्लास है बस। सैटरडे पूरा खाली है, फिर संडे को पूरे दिन फिटजी है। थर्सडे को रख ले टेस्ट। थर्सडे में सिर्फ सैटरडे को ले लो सर, क्योंकि थर्सडे में खाली रहेगा तो थर्सडे में रिवाइज कर लूंगा सारा, क्योंकि कल परसों में पूरे चलो पूरे वो फिटजी रहेगी, तो फिर भैया, ट्यूशन भी रहेगी। हाँ सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट फिक्स हो गया। हम्म सैटरडे को डेट है 7, सही हम्म, है। हाँ तो ये बताओ सैटरडे कि में 7। हाँ, 1:15 से 2:45 एक क्लास है बस। तो टेस्ट का टाइम बताओ, सैटरडे में क्या रखो जो तुम चाहो। सुबह होती है स्कूल की क्लास, और सैटरडे को 7 2:45, तारीख है। 2:45 4-5 बजे ले लीजिए, उस टाइम फ्री रहूंगा। 5 बजे रख दो, 5 5 PM। ठीक है सर। तो 5 PM पर तुम्हारा टेस्ट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का, सही है। हम्म, ठीक है सर। हेलो कैसे, एल्केन्स एंड हेलो। पेपर के पैटर्न पे ही देंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव देंगे कि कैसा, सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नवंबर का जो बोर्ड होगा अभी उस पर चलेगा। ठीक है सर। नवंबर के बोर्ड के हिसाब से करेंगे तो हम मैं ऑब्जेक्टिव लूंगा सारा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ चलो, तो इसकी तैयारी करो तुम, अभी काफी दिन है, 7 तारीख को है सैटरडे। तो ग्रुप 15 हम्म, देखो, ग्रुप 15 पढ़ने जा रहे हैं हम। ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है। क्या है भाई पहला एलिमेंट? नाइट्रोजन। तो मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। हम्म ये है ग्रुप, सही है। यस सर। तो क्योंकि पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है इसलिए ग्रुप 15 वाली जो ग्रुप है इसको नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी इसको जाना जाता है, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। यस सर। हाँ, अच्छा मैंने तुम्हें बेराम बताया? बेराम नहीं बताया। नहीं अभी नहीं बताया सर। तो पहले मैं तुम्हें बेराम बता देता हूँ। बेराम एक ट्रिक है, एक ट्रिक है और कुछ नहीं, एक ट्रिक है बस, एक मेरी बनाई हुई, मतलब मेरी तो बनाई हुई नहीं है, मुझे सर ने बताई थी जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ट्रिक है, हम्म तो सुन लो क्या हम्म है। बेराम बहुत फायदा करेगी आपका, इतना फायदा हम्म करेगी कि किसी को हिसाब नहीं है। और ये है बेराम, देखो ई ई आर ए एम, बेराम। आपको तो आपको पहले वर्ड वर्ड जो है रटना है, बेराम। हम्म बी का क्या मतलब है? बी, बी का मतलब होगा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। आर का मतलब क्या होगा? रिड्यूसिंग नेचर। ए का मतलब क्या होगा? एटॉमिक साइज।
एम का मतलब क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर। ये इन बेराम का मतलब है। तो जैसे ही मैं बेराम बोलूं तो तुरंत आपको दिमाग में ये फुल फॉर्म लानी है, ठीक है भाई? यस सर। हाँ, तो बेराम पढ़ लो एक बार, बेराम सारी फुल फॉर्म याद करो एक बार, पढ़ लो एक बार जल्दी फटाफट। B basic of nature, E electropositivity, R reducing nature, A atomic size, M metallic character. ठीक है, यस सर। ये मैंने एरो बना दिया इस साइड, और एक एरो बनाऊंगा नीचे वाली साइड। यहाँ पे देखना भाई, ये चीज एनसीईआरटी में नहीं मिलती, ये वाली जो चीज अलग जो टीचर बताता है ना, ये नहीं मिलनी की एनसीईआरटी में आपको, बाकी सब मिल जाएगा। तो देखो, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, लेफ्ट टू राइट, तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज लिखी है, ये बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, रिड्यूसिंग नेचर, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, ये जितनी भी सारी प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी डिक्रीज करेंगी। क्या करेंगी भाई? डिक्रीज। डिक्रीज। और अगर मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाता हूं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टी इंक्रीज करेंगी। बोलो, याद हुआ? यस सर। देखो याद कैसे रखना है, बस आप इसको याद रखना, एटॉम भाई आप इतना तो जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, यस सर। तो सारी प्रॉपर्टी इंक्रीज करेंगी ऊपर से जाने पर, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज का अपोजिट लिख देंगे। इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज। बोलो, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, ये तो बताओ नाइट्रोजन में फैमिली के अंदर किसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, किसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, अकॉर्डिंग टू बेराम? मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हाँ, बिस्मुथ में। बिल्कुल सही है ना? क्लियर है? यस सर। हाँ, ये बात तुम्हें सिखानी थी, जो बात बच्चे रटते हैं, मैंने तुम्हें एक ट्रिक से याद करवा। अच्छा, इसके अपोजिट अगर मैं लिखूं, इन सारे के अपोजिट लिख रहा हूं मैं, सबके अपोजिट, इन सबके अपोजिट अगर मैं बात करूं, तो बताओ बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड का अपोजिट क्या समझ रहे हो, क्या हो सकता है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड का अपोजिट? एसिडिक नेचर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एसिडिक। ये इतनी इंपॉर्टेंट है भाई टेबल, बहुत, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। बताओ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का उल्टा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया शिखर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिड्यूसिंग नेचर का उल्टा क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बहुत सही, बहुत सही, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अच्छा, साइज का तो उल्टा कुछ होगा नहीं, क्योंकि साइज नेगेटिव में नहीं तो होता सर। नहीं, साइज वाली को छोड़ दो। मेटालिक कैरेक्टर का उल्टा क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बहुत बढ़िया। अब दो तीन प्रॉपर्टी और बची है, उनको भी इनमें लिख लो भाई। हाँ, सारी प्रॉपर्टी लगभग आ गई, तो दो एक बची है, उसको भी ले लो, जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बची है, उसको भी लिख लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बची है, उसको भी लिख लो, ठीक है? बताओ अगर ये इनके अपोजिट ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताओ इनके अपोजिट जो होंगे वो ऊपर से नीचे आने पर क्या करेंगे? डिक्रीज। बिल्कुल सही, आज तुमने तो कमाल कर दिया आज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर ये डिक्रीज करेंगे। वेरी गुड। तो बताओ टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर ये डिक्रीज कर रहे हैं, तो बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेंगे ये? इंक्रीज। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आज तो शिखर बहुत जबरदस्त जवाब दे रहा है भाई। ये जवाब, ये आएगा हमारे इंक्रीज, ये रहा इंक्रीज, है ना? ये कैसे? लेफ्ट टू राइट। चलो, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बस इतनी चीज समझाई और वो ने तुम्हें ट्रिक से बताई, तो इतनी बात अब क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं यहाँ से अगर मैं लिखने लग जाऊं, तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई, कि अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा,
तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस सर। बोलो। यस सर। हाँ, बीच वाले मेटेलॉइड्स होंगे नहीं होंगे? यस सर। हाँ, तो देखो, जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है ये होते हैं नॉन मेटल। क्या होते हैं भैया ये? नॉन नॉन मेटल। मेटल। जो बिस्मिथ होता है वो होता है मेटल, और जो आर्सेनिक एंटीमनी होता है वो होता है मेटेलॉइड्स। बोलो, अकॉर्डिंग टू बेराम सही बात लिखी है मैंने? यस सर। भाई ऊपर जाने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बीच वाले मेटेलॉइड्स होंगे। यस सर। भाई बोलो, कोई गलत बात लिखी हो तो एकदम तुरंत बता दो कि सर आपने गलत लिखा है। नहीं सर। चलो, चलें अब आगे। यस सर। चलो, अब इतनी चीज समझ आई। देखो, इतनी बेहतरीन, एकदम प्यार प्यार से समझा रहा हूँ। ये चीज एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी जो ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी सब चीज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। नेक्स्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया। पी ब्लॉक्स के अंदर हमने ये नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करा, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इनको कैसे याद रखोगे? याद करने की ट्रिक होती है ना, कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट? ये तो सर ऐसे तो याद नहीं कर रखे, ऐसे याद कर रखे मैंने तो नॉर्मली। याद है? हाँ। अच्छा, इसकी ट्रिक अगर नाइट्रोजन, याद करना चाहो फॉस्फोरस, तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। हाँ, लिखना चाहो तो नाना पाटेकर, असरानी, असरानी, असरानी दोनों हीरो है, नाना पाटेकर, असरानी। सब बेकार, सब के सब बेकार एक्टर है। असरानी है जो उस फिल्म में है, शोले में, जो कहता है हम पुराने जमाने के जेलर हैं। जो धमाल फिल्म में है, जो कहता है कि मेरी जीग्रो कार जो होती है उसकी, याद आया? हाँ सर। धमाल फिल्म मूवी देखिए, धमाल फिल्म में वो कहता है हाँ मेरी सर जीग्रो। देखिए। हाँ समझ गया हाँ, सर, मेरी समझ गया। जीग्रो अपने बेटे के थप्पड़ मारता है कि जी आगे क्यों लगाता है, जी पीछे लगा, पीछे क्यों लगाया, आगे लगा। वही वही वो असरानी है। चलो, तो ये हुआ। अब मैं अकरेंस की बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर नाइट्रोजन भी पाया जाता है, यहाँ पर फास्फोरस भी मिलता है, आर्सेनिक सब मिलते हैं। तो सबकी अकरेंस की बात कर लेते हैं कि सब कहाँ पाए जाते हैं ना। हाँ, यस सर। तो बताओ, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वो किस फॉर्म में मिलती है? N2 फॉर्म में मिलती है। यस सर। और ये इसकी मोलिकुलर फॉर्म है ना, क्योंकि मोलिक्यूल बन चुका है ना हाँ ये, सर। हाँ सर। मोलिकुलर फॉर्म। हाँ, और क्या आपको पता है कि 78% एटमोस्फेयर में पाई जाती है? इतना तो पता ही होगा भाई। हाँ सर। आप जिस रूम में बैठे हो उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है इस वक्त, और बाकी ऑक्सीजन है। यस सर। ठीक है। हाँ, चलो, तो एक तो यहाँ पाई जाती है। तो एक तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मिलती है और 78% सबसे ज्यादा मिलती है भाई। ठीक है। यस दूसरा, सर। अर्थ क्रस्ट में भी पाई जाती है। ये अर्थ क्रस्ट में भी पाई जाती है। यस सर। अर्थ क्रस्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और जैसे एटमॉस्फेयर में तो N2 फॉर्म में रहती है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में रहती है, यानी कि NaNO3। इसके अंदर रहता है नाइट्रोजन। ये दिख रहा ना आपको नाइट्रोजन? यस सर। सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में रहती है ये, सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है। यस सर। हाँ, और ये जो सोडियम नाइट्रेट है, इसका एक नाम चीले साल्ट पीटर भी है। इसका एक नाम ये भी होता है, चीले साल्ट पीटर, है ना? चीले यस सर। सॉल्ट पीटर, चीले सॉल्ट पीटर, ये भी इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट का। चलो, हाँ, एक तो सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में पाई जाती है, और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी पाई जाती है, जो कि होता है KNO3, और उसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। और उसका क्या नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट। सही है भाई? यस सर। पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट। चलो भाई, हाँ, चलो, और कहाँ कहाँ मिलती है?
नाइट्रोजन जो होती है प्रोटीन के फॉर्म में भी पाई जाती है, प्रोटीन फॉर्म के फॉर्म में बनती है, प्रोटीन के फॉर्म में पाई जाती है। और कहाँ कहाँ मिलती है आपको? प्लांट के अंदर मिल जाएगी एंड एनिमल्स के अंदर मिल जाएगी। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के फॉर्म में मिल जाएगी, नाइट्रोजन और प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। हाँ। तो हमने नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाई गई बताओ? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मिली मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अर्थ क्रस्ट में मिली सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में। सोडियम नाइट्रेट का नाम चीले साल्टपेटर, पोटेशियम का नाम इंडियन साल्टपेटर। पोटेशियम प्रोटीन के फॉर्म में कहाँ कहाँ मिलती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या आपको नाइट्रोजन की अकरेंस पता चल गई कि ये नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाई जाती है? यस सर। चलो अब आई हम अब बात आई फास्फोरस की। अगला एलिमेंट तो फास्फोरस है ना? यस सर। फास्फोरस। अब बात आती है भाई फास्फोरस कहाँ कहाँ मिलता है, ये भी बता दो। तो फास्फोरस सबसे पहले तो मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है। मिनरल्स तो जानते हो ना? यस सर। हाँ मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम फास्फेट Ca का होल 9, PO4 का होल 6, कैल्शियम फास्फेट इस फॉर्म में मिलती है। कैल्शियम हैलाइड CaX2 के फॉर्म में मिलती है, जहां पर X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और OH भी हो सकता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है ना? यस सर। हाँ तो ये हो गया दूसरा। हाँ और ये जो सब सारी चीजें है ना, ये कैल्शियम Ca के होल 9, PO4 का होल 6, CaX2, ये ना फास्फेट रॉक आती है, फास्फेट रॉक आती है, फास्फेट की रॉक्स आती है ना, रॉक समझते हो? हाँ सर। फास्फेट रॉक उनके मेन कंपोनेंट होते हैं ये क्या? Ca का होल 9, PA4 6 और CX2 उसके अंदर मेन कंपोनेंट होते हैं। तो फास्फेट रॉक के अंदर ये मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं। इन मेन मिनरल्स के अंदर फास्फोरस पाई जाती है, ठीक है भाई? यस सर। हाँ चलो दूसरा, फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस ये एक फास्फोरस बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है, इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स है, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एक जरूरी चीज है फास्फोरस, आपको हमेशा मिलना ही मिलना है बस, ठीक है? यस सर। हाँ और अब कहाँ भाई प्लांट्स और एनिमल्स में कहाँ मिलेगा भाई? भाई एक तो बूंस में मिलता है, बूंस में प्रेजेंट रहेगा फास्फोरस, राइट? और लिविंग शेल जो होती है, लिविंग शेल उनके अंदर प्रेजेंट रहेगा। लिविंग शेल होती है ना, शेल्स होती है, हमारी बॉडी पूरी सेल से अंदर बनी है। यस सर। हाँ चलो दूसरी ओर फास्फोरस कहाँ मिलता है? बहुत सारे फास्फोप्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे फास्फोप्रोटीन्स होते हैं। ये फास्फोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स ये कहाँ मिलते हैं भाई? आपने मिल्क, दूध के अंदर, एग्स के अंदर, यहां मिलता है ना? तो मिल्क और एग्स के अंदर फास्फोप्रोटीन होता है, उसके अंदर भी फास्फोरस प्रेजेंट होता है, वहां से भी फास्फोरस को निकाल सकते हैं, ठीक है? चलो तो नाइट्रोजन कहाँ मिलता है ये भी देख लिया, फास्फोरस कहाँ मिलता है ये भी देख लिया। अब जो बाकी के तीन बचे हैं, एक तो आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb एंड बिस्मिथ, Bi, ये तीनों बाकी के जो तीनों बचे हैं, ये बाकी के जो तीनों बचे हैं, ये बाकी के तीनों मिलते हैं सल्फाइड मिनरल्स में। कहाँ मिलते हैं भाई? ये पाए जाते हैं मिनरल्स। हाँ सल्फाइड के मिनरल्स होते हैं, तो वहां पर ये मेन पाए जाते हैं, सही है भाई? हाँ तो ये है। तो हमने अब अकरेंस पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, सही है भाई? एटॉमिक, हाँ एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी अब हमारी एटॉमिक
एंड सर एक मिनट डोर फिजिकल। खोल दो, मम्मी पापा आ गए। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ सर कर दिए स्टार्ट। चलो। तो भाई हमारी मैं क्या शुरू करने वाला था, एटॉमिक एंड फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ, तो इसमें एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी बात करेंगे भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे ये। ठीक है भाई, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम सारे एलिमेंट लिख लेंगे भाई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसमेथ, सारे एलिमेंट लिख दिए। सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे भाई, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ भाई। नाइट्रोजन फैमिली का आउटर मोस्ट का कन्फिग्रेशन तो पता है आपको, यस ये सर। होगा NS2 NP3 होगा यस सर। भाई। 2 और 3 ऐड करो 5 आ गया ना, 15 यस हो गया सर। ना। आउटर मोस्ट का हाँ सर। 15 है ना। चलो, हाँ तो सर। क्या कर लो भाई, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ लिख लो नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। सही है। चलो, यस सर। तो जो नाइट्रोजन फैमिली होगी वो तो देखो, नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना। हाँ सर। फास्फोरस थर्ड का है, आर्सेनिक फोर्थ का है, एंटीमनी फिफ्थ का है, बिस्मिथ सिक्स पीरियड का एलिमेंट है। तो अगर नाइट्रोजन हाँ। सेकंड पीरियड का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p3 होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, ईमानदारी से बताओ। यस सर। यस सर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका। हम्म। फास्फोरस का बोलो, 3s2 3s2 3p3। 3p3, वेरी गुड। आर्गन उसका बोलो, आर्सेनिक का 4s2 4p3। 4p3। ठीक है, इसका बोलो एंटीमनी का 5s2 5p3। 5s2 5p3। 5s5p3। इसका बोलो बिस्मिथ का 6s2 6p3। 10 मिनट। हाँ, तो भैया हो गया, क्या हो गया, 6s2 6p3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा अच्छा, तो भाई यहाँ पर देखो। अच्छा देखो, मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है, आपने ध्यान करा, मैंने स्पेस छोड़ दिया है आर्सेनिक से। यस सर। क्यों इसलिए छोड़ दिया है, क्योंकि अक्सर बच्चे यही इसमें गलती करते हैं और एक चीज जो भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं 3D10। यहाँ अच्छा 3D हाँ। जब फोर्थ पीरियड होता है ना, वहां से 3D10 भी लिखा जाएगा, हम्म। और फोर्थ पीरियड में लिखा जाएगा 4D10, क्योंकि यहाँ से डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो, यस फोर्थ सर। पीरियड में डी ब्लॉक आता है, और यस सिक्स सर। पीरियड से एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो नीचे में एफ आएगा, जो कि होगा 4F15, और 5D10 तो यहाँ हो गई होगा। तो ये आया हाँ। एक्चुअल में कंफ्यूटेशन। यस सर। समझे भाई।
यस सर। हाँ, अब बताओ क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। देख लो भाई। हाँ सर। अब पी पे ध्यान दो, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है सबके अंदर? 3। 3। ई के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? किस वाले के? पी के अंदर? पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं ना। हाँ सर। तो पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरो, तो पी क्या हाफ फील्ड नजर आ रहा है सबके अंदर आपको? यस सर। बोलो। यस सर। ये हाफ फील्ड नजर आ रहा है आपको? तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल तो एक्स्ट्रा स्टेबल होते नहीं होते हैं? यस सर। ये क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने कि हाफ फील्ड हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ड्यू टू सिमेट्री। हाँ सर। चलो, तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। दूसरी चीज, एस पे ध्यान दो, एस तो फुल भरा हुआ है। देखो, हाँ एस पे सर। ध्यान दो, फुल भरा हुआ है एस। यस सर। तो एस यस जो है सर। वो कंप्लीटली फील्ड है। एस जो है वो क्या है हमारा? कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली। ठीक है जी। हाँ, यस तो सर। पी हमारा हाफ फील्ड है और एस कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है भाई। यस सर। चलो, आप एनसीईआरटी की बुक खोलो जरा। एक मिनट सर। स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पढ़ो, फिर मैं आगे बताऊंगा। चैप्टर की स्टार्टिंग से सर बिल्कुल। हाँ हाँ, अभी चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ो। इतना बताओ, फिर इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ो। एक पेज करा दिया मैंने आपको। In class 11, you have learned that the p block elements are placed in group 13 to 18 of the periodic table. Their valence shell electronic configuration is ns2 ns2 np126 except helium, which has 1s2 configuration. The properties of p block elements, like that of others, are greatly influenced by atomic sizes, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity. The absence of d orbitals in second period and presence of d or d and f orbitals in heavier elements starting for third period onwards, have significant effects on the properties of elements. In addition, presence of all three types of elements, metal, metalloids, and nonmetals, bring diversification in the chemistry of these elements. Having learned the chemistry of elements of groups 13 and 14 of P block of periodic table in class 11, you will learn the chemistry of elements of subsequent groups in this unit. Group 15 elements. Group 15 includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. We will know as we go down the group, there is a shift from non-metallic to metallic through metalloid character. Nitrogen and phosphorus are nonmetals. Arsenic and antimony are metalloids, and bismuth is a typical metal. Occurrence: molecular nitrogen comprises 78% by volume of the atmosphere. In the Earth crust, it occurs as a sodium nitrate NaNO3 called Chile saltpeter and potassium nitrate Indian saltpeter. It is formed in the form of protein in plants and animals. Phosphorus occurs in minerals of the apatite family. Ca Ca9PO4 whole 6 dot CaX2 X is equals to F fluorine chlorine or OH. Example: fluorapatite fluorapatite Ca9PO4 whole 6 dot CaF2, which are the main components of phosphate rocks. Phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter. It is present in bones as well as in living cells. Phosphoproteins Phosphoproteins are present in milks and eggs. Arsenic, antimony, and bismuth are found mainly as sulfide minerals. The important atomic and physical properties of this group elements, along with their electronic configurations, are given in Table 7.1. Electronic configuration. The valence shell electronic configuration of these elements is ns2np3.
The s orbital in these elements is completely filled and p orbitals are half filled, making their electronic configuration extra stable. अब बताओ यहाँ तक किसी चीज में कंफ्यूजन आया हो तो? नहीं सर. कंफर्म? यस सर. चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट होती है हमारा कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्या है भाई? कोवेलेंट रेडियस. भाई बेराम, बेराम में आर ए बताओ, ए क्या था? एटॉमिक साइज था, एटॉमिक रेडियस था? यस सर. बताओ ऊपर से जाने पर क्या होगा? बताओ, बेराम याद होना चाहिए, ये तो तुरंत हो गया याद। बताओ एटॉमिक साइज बताओ ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज सर. इंक्रीज. ऊपर रेडियस भी ऊपर से जाने पर क्या होगी? इंक्रीज होगी ही नहीं होगी? इंक्रीज. तो बताओ बेराम ने हेल्प करी नहीं करी? बोलो। हेलो हेलो सर, आवाज चली गई थी आपकी. आवाज आ रही है अब? हाँ सर, अब आ रही है. मैं कह रहा हूँ बेराम ने आपकी मदद करी नहीं करी कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर निकालने के हाँ लिए? सर. बताओ सबसे ज्यादा रेडियस बिस्मिथ की होगी, सबसे कम रेडियस नाइट्रोजन की होगी। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर. चलो, तो ये तो ही कोवेलेंट रेडियस की बात। अब बात करेंगे आयनिक रेडियस की। तो कितना आसान हुआ, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस ये ऑर्डर लिख लेंगे। अब बात करेंगे आयनिक रेडियस की। किसकी करेंगे बात भाई? आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस। अब बात करेंगे आयनिक रेडियस की। देखो भैया आयनिक रेडियस में देखो, अब आप मुझे बताओ, जैसे ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी Sb और बिस्मिथ Bi। तो नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक ये तो बनाते हैं एनायंस। क्या बनाते हैं भाई ये? एनायंस। और एंटीमनी से बिस्मिथ तक, एंटीमनी से बिस्मिथ ये बनाते हैं कैटायंस। ये क्या बनाते हैं? कैटायंस। कैटायंस. हाँ, तो अच्छा इतना तो पता होगा कि एनायन का साइज ज्यादा होता है, कैटायन का साइज कम होता है, इतना तो आपको पता होगा। यस सर. है ना? हाँ, तो देखो नाइट्रोजन क्या बनाएगा भैया, आप खुद बताओ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है ना टोटल, NH2 NP3। देखो यस सर. टोटल इलेक्ट्रॉन तो सबके में यस 5 सर. है ना? तो बताओ 8 यस सर. कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3. 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितना चार्ज आएगा? 3 नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? N-3, यस सर. P-3 और AS-3। तो नेगेटिव आयंस इन तीनों के तो बनते हैं ये, A-3, P-3 यस और सर. AS-। सही है भाई? यस सर. लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ, आप मुझे बताओ, एंटीमनी और बिस्मिथ में तो थोड़ा थोड़ा मेटालिक कैरेक्टर आ चुका है ना। बिस्मिथ तो जबकि बहुत अच्छा खासा मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की होगी या इलेक्ट्रॉन का गेन करने की होगी? मेटल लॉस. इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की है ना? लॉस सर. तो इस यस वजह सर. से ये कैटायन बनाते Sb+3 Bi+3। सही है भाई? यस सर. हाँ, तो अब मुझे बताओ, इन तीनों एनायंस की बात करूं तो इन तीनों एनायंस में तो आर्सेनिक ही सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस भी तो सबसे ज्यादा उसकी बड़ी है। तो सब में एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक सेम तीनों एक ऑर्डर में बढ़ जाएंगे। जो ऑर्डर था वही ऑर्डर रहेगा यस जैसे सर. कोवेलेंट रेडियस का था, है ना? यस. यस सर. और इन दोनों की बात करूं, एंटीमनी और बिस्मिथ की बात करूं, एंटीमनी और अच्छा यहाँ पे मैंने लगा दिया पार्टीशन, यहाँ पे इन दोनों में कुछ पार्टीशन लगा दिया। एंटीमनी बिस्मिथ की बात करूं तो बताओ, एंटीमनी बिस्मिथ में बिस्मिथ ज्यादा था नहीं ज्यादा था अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट रेडियस? यस सर. तो दोनों पे प्लस आया तो अब भी बिस्मिथ ही ज्यादा होगा। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं लग रही? नहीं सर. हाँ, तो यहां पर हमारी कहने वाली बात क्या है, तो बताओ, अगर मैं पांचों को कंसिडर करता हूं, पांचों को देखो तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी दिखाई दे रही? पांचों को मिला के बताओ भाई, देखते हैं क्या बताते हो आप पांचों को कंसिडर करने पर। बिस्मथ.
अरे यार कमाल। तो मैंने बोल दिया ना कि मैंने ये भी बोल दिया ना कि इनकी तो रेडियस बड़ी होगी एनायंस की, कैटायन से तो बड़ी होती है ना ये मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। और बताओ, अब बताओ सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी? आर्सेनिक। हाँ, सबसे बड़ी रेडियस होगी AS-3। फिर उससे कम? इसकी फॉस्फोरस। हाँ, P-3। फिर उससे कम? नाइट्रोजन। वेरी गुड। अब बताओ नाइट्रोजन से कम? देखते हैं कैसे बताओगे। बिस्मुथ। हाँ, बिस्मिथ+3। और बिस्मिथ+3 से कम? ये कौन सा था लास्ट एंटीमनी जो बचा प्लस है, 3। नाम भूल गया। बोलो एंटीमनी। बताओ। ये ऑर्डर है और एनसीईआरटी में देखना ये ऑर्डर, अगर आप एनसीईआरटी में टेबल दिखाई दे रही है, यस सर। उस टेबल में आयनिक रेडियस का ऑर्डर, आयनिक रेडियस वाली कॉलम होगी और वहां पे देखो मैं वैल्यू लेता हूं। आर्सेनिक की आयनिक रेडियस दे रखी है 222 पिकोमीटर, मिला? यस सर। 222 पिकोमीटर। फास्फोरस -3 की दे रखी है 212 पिकोमीटर। नाइट्रोजन की दे हम्म। रखी है 171 पिकोमीटर। फिर बिस्मिथ+3 की दे रखी है 103 पिकोमीटर। और एंटीमनी सबसे कम 76 पिकोमीटर। बताओ एनसीईआरटी में समझाया है क्या? नो सर। मैंने समझाया है क्या कैसे आई? यस सर। अब फर्क देख लो तुम, एनसीईआरटी का और टीचर का ही फर्क होता है, टीचर और एनसी बुक में। सही है भाई? तो मैंने प्रूफ कर दिया, याद हो यस जाएगा सर। ये। यस सर। चलो, अब यहां से कल शुरू करेंगे ना, मेहमान बैठे हुए यार नीचे, तो अभी बुलाने आए थे ना, ठीक है सर। तो यहाँ से कल शुरू कर ले भाई ठीक है अब। सर। ठीक है सर। तो यहां से शुरू करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना? सर कल किस टाइम क्लास? तो कल तुम्हारी फिटजी है, हाँ सर। तो कल 2:30 से 3:30। ठीक है सर। चलो तो कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। गुड आफ्टरनून ओके सर। बाय, सी। बाय।